ये जो बात कर रहे हैं विकास यादव की, ये कोई आदमी नहीं है, कोई रेलेवेंस का आदमी नहीं है। उन्होंने एक नाम उठाया जो वहाँ पे पोस्टेड था, विकास यादव, इंडियन एम्बेसी के अंदर वाशिंगटन में, और साथ में एक चेकोस्लोवाकिया के अंदर नाम उठा दिया शर्मा का किसी का। एक रतन सहगल का नाम भी आता है जो IB के ऑफिसर थे, उनको फंसा लिया गया, उन पकड़े गए। वो कुछ डिप्लोमेट से उनका लिंक था ताकि इंडिया के अंदर दंगे कराए जाए। आप देख रहे हैं जो हमारे पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है? ISI है, लेकिन साथ में फॉरेन की पावर से CIA भी पीछे लगी हुई है। अगर आपके मणिपुर के अंदर देखें तो कौन है उसके पीछे? CIA लगी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। भारतीय कूटनीति ऐसे मोड़ पे चली गई है जहां लगता है पाकिस्तान जैसा देश हमारा दुश्मन नहीं बल्कि पूरी दुनिया दुश्मन हो जा रही है। अमेरिका ने FBI के जरिए एक मोस्ट वांटेड व्यक्ति का नाम लाया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बड़ा खिलाड़ी है। वो वास्तव में बड़ा खिलाड़ी है या अनाड़ी है, इस बात की पड़ताल के लिए आज हम चले आए हैं RAW के फील्ड अफसर रहे, रॉ एंड रिसर्च विंग के फील्ड अफसर रहे NK सूद साहब के पास। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया। क्या है मामला, ये कैसे इसे देखते हैं आप जब विकास यादव के बारे में मोस्ट वांटेड लिस्ट FBI में निकल आया? देखिए, ऐसा है कि इंडिया इस टाइम पे बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जितना आप आगे बढ़ते हैं उतने आपके दुश्मन बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी 5वीं बड़ी व्यवस्था बन चुके हैं, 3rd व्यवस्था बनने वाले हैं। इंडिया हर एक फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। PM मोदी की जो इस टाइम पे पहचान है लोगों के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की है। सब PM मोदी की तरफ देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन वार हो चाहे इजराइल ईरान का वार हो, सब PM मोदी की तरफ देख रहे हैं। तो जितने बड़े होते हैं उतने हमारे दुश्मन भी होते हैं। इसीलिए अमेरिका आज इंडिया से दुश्मनी कर रहा है। ये जो बात कर रहे हैं विकास यादव की, ये कोई आदमी नहीं है, कोई रेलेवेंस का आदमी नहीं है। उन्होंने एक नाम उठाया जो वहाँ पे पोस्टेड था, विकास यादव, इंडियन एम्बेसी के अंदर वाशिंगटन में, और साथ में एक चेकोस्लोवाकिया के अंदर नाम उठा दिया शर्मा का किसी का। हमारा देखिए, हमारा कोई रोल नहीं है चेकोस्लोवाकिया के अंदर। हमारी लिमिटेशन, हम क्या काम करते हैं, हम पाकिस्तान चाइना को काउंटर करते हैं। अगर कोई हमारा दुश्मन इस पर इन्वॉल्व हो उस पर हम नज़र रखते हैं। छोटी छोटी कंट्री जो हमारे आसपास की है, हमारी नज़र उसके ऊपर रहती है, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना, चाहे आपका बांग्लादेश हो। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर हमारी कोई इस टाइप का काम नहीं होता कि हम अमेरिका की धरती पे कोई उल्टा काम करें। और अमेरिका इस टाइम पे क्यों इंडिया को टारगेट कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो बाइडेन है वो गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। चाहे आप रशिया यूक्रेन वार लगा लीजिए, तो रशिया यूक्रेन वार के लिए आप रशिया को ब्लेम नहीं कर सकते। सारा ब्लेम है US का, क्योंकि US यूक्रेन के अंदर मिसाइल लगाना चाहता था, उसको मेंबर बनाना चाहता था नाटो का। इसीलिए प्रॉब्लम चल गई। उसने कहा कि हम रशिया को यहाँ पे हरा देंगे वार के अंदर और इलेक्शन जीत जाएंगे। सारी गेम है रशिया जो US के अंदर इलेक्शन होने वाले नवंबर 5 के, और वो जब से जो बाइडेन आए टोटल फेल हो गए। चाहे आप अफगानिस्तान लगा लीजिएगा। लेकिन सर, ये जो विकास यादव नाम का शख्स आया है, लगता है बिल्कुल एक डॉन सा है, बड़ा व्यक्ति है, और इंटेलिजेंस पे इतनी पकड़ है कि अब इंडिया वहाँ जा कर के, पन्नू जो वहाँ बैठा हुआ है, कई सालों से बैठा हुआ है, हमने देखा कि जब पकड़ा गया विकास यादव के बारे में जिक्र आया तो उसको वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो कि अपना वांटेड व्यक्ति है, अलगाववादी है, स्पष्ट है, वो जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि भैया ये सब गड़बड़ हो रही है। तो एक व्यक्ति अमेरिका में है और उसे मारने की कोशिश हो रही है, वो शायद मोस्ट वांटेड है, कई लिस्ट भारत ने आग्रह किया है। तो इन सब सीक्वेंस में विकास यादव का नाम आना या भारतीय एजेंसी का नाम आना, जैसे कि आप मना कर रहे हैं कि RAW के ऑपरेशंस उधर नहीं है, पाकिस्तान और चीन में है, उधर होने की बात नहीं है, तो ये जो फैलाव है, और विकास यादव नाम का व्यक्ति जिसे आप कह रहे हैं कुछ लोग उसे डिसोन कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, विकास यादव बेसिकली रॉ का आदमी नहीं है। ये रॉ के अंदर लाया गया CRPF से। अगर आप बात करते हैं CRPF या CSF, इनका दूसरा पर्पज़ है, ये दूसरे टाइप के काम करते हैं, यानी कि इनका कोई इंटेलिजेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको डेपुटेशन पे लाया गया जहाँ पे रॉ की बहुत भारी गलती है। क्यों रॉ इस आदमी को यहाँ पे लाया? क्यों रॉ CSF या CRPF से डेपुटेशन पे लाया इंडिया के अंदर? यहाँ पे क्या अपने लोग नहीं क्या? जब एक आदमी DFO भर्ती होता है तो उसको 15 साल लग जाते हैं फील्ड ऑफिसर बनने में, और तब तक वो बहुत सी जगह पे सर्व कर चुका होता है, बॉर्डर पे सर्व कर चुका होता है, तब उसको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी, और उसके बाद वो सीनियर फील्ड ऑफिसर बनता है, उसमें भी उसको 10 साल लग जाते हैं या रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। लेकिन विकास यादव जैसे आदमी को CRPF से लाया गया। यहाँ पे 15 लोग आए थे रॉ के अंदर, ये अप्रोच से लोग आए, ये कोई रॉ के लोग नहीं, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं है रॉ की। और ये देखिए क्या होता है कि जब पुलिस वाले का अलग एटीट्यूड होता है और वो सोचते हैं मैं रॉ में आ गया तो मैं बहुत बड़ा पहलवान हो गया। आपने कभी देखा किसी रॉ का आदमी किसी को धमकी देता हो? हमने तो नहीं देखा, हमने तो किसी को धमकी नहीं दी। मैं तो पुलिस स्टेशन भी नहीं गया कभी, एक आधी बार गया होगा किसी काम पे, तब भी नहीं बताया मैं कहाँ से हूँ। अब आप भी आज भी नहीं बताते जब तक जॉब में थे। लेकिन विकास यादव US में पोस्टेड था, अब इसके खिलाफ चार्जेस लगे,
ये इंडिया में वहाँ से रिपेट्रिएट कर दिया गया। क्यों किया गया? पन्नू के चक्कर में नहीं, ये वहाँ पे कुछ धंधे करता था एम्बेसी के अंदर, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट की सीट पे था। लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे इसने बहुत पैसे बनाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से इलीगल लोग आते हैं जो कहते हैं हमें पासपोर्ट दे दो, क्योंकि उनका जब पासपोर्ट की जब तक क्लियरेंस नहीं आती इंडिया से तब तक उसको पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा करता है, कुछ लोगों को इसने पासपोर्ट दिलवाए, ये भी बातचीत की जा रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मुझे लगता है कि इस आदमी को आर्टिकल 311(2)C सिक्योरिटी के चार्ज के ऊपर डिसमिस कर दिया गया था आज से 1 साल पहले, और ये उसके बाद उगराही करने लग गया। या पेपर में न्यूज़ सुनी है मैंने कि उगराही करने लग गया कुछ लोगों से कि मैं किसी एजेंसी में काम करता था और किसी को किडनैप कर लिया, 2 दिन रोड की इंसिडेंट है, और इसके बाद इसको जेल हो गई। जेल में रहा 3.5 महीने, वहाँ से बाहर आया। अगर आप बड़े कैपेबल आदमी हैं या आपने बड़ा अच्छा काम किया है तो क्या आप उगराही करना शुरू कर देंगे? अगर मैं गवर्नमेंट, और इसको पेंशन भी नहीं मिलेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। और ये आदमी ने किसी तरीके से पन्नू के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, इसका नाम ले दिया क्योंकि यूएस ने एक स्टोरी बनानी थी, एक पन्नू के नाम ले दिया। पन्नू का नाम कब सामने आया? निज्जर के मर्डर के बाद? क्या उससे पहले आया? क्या पन्नू को मार दिया गया? क्या इंडिया को पन्नू को मारने की जरूरत है? पन्नू तो यूके में भी घूमता था, वहाँ भी मार सकते, फिर हमें अमेरिका में क्यों मारने की जरूरत है? हम यहाँ से भी कुछ काम कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। कैपेबिलिटी सबके अंदर है, जैसे इजराइल काम करता है, लेकिन पन्नू को मारने के लिए हमें क्या जरूरत है वहाँ के एम्बेसी के आदमी को इन्वॉल्व करने की? और दूसरी बात है कि आप इंटेलिजेंस के अंदर हैं तो आप इंटेलिजेंस के ऑफिसर की तरह रहिए, आप अपने आप को एक्सपोज ना कीजिएगा। इसका नाम क्यों सामने आया? किसी और का नाम क्यों नहीं सामने आया? ये बेसिकली जो भी बात कर रहा है यूएस, वो एक गलत तरीके से बात कर रहा है। जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि आप कौन सा एक यादव है, कुलभूषण यादव, उसका नाम ले दिया। यादव कहाँ का आदमी था? यादव नेवी से आया था, अपना पर्सनल काम कर रहा था, और किसी तरीके से उसकी रॉ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। रॉ को शायद जानता भी नहीं होगा, हमारे यहाँ के रॉ के अंदर कोई नेवी के ऑफिसर भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक पन्नू की बात करो, पन्नू को मर्डर करने का कोई बात ही नहीं है। ये यूएस ने पकड़ा इसलिए उठाया कि यूएस की गवर्नमेंट इस टाइम पे जो कमला हैरिस की गवर्नमेंट है वो इलेक्शन में लूज कर रही है, और इसीलिए इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहती है, इंडिया से बदला लेना चाहती है। और ये जो सारा काम है, ये बेसिकली आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर को कराया, तो वो कराया यूएस ने इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये थोड़ा एक पड़ाव लें और ये समझने की कोशिश करें कि जब विकास यादव नाम का शख्स अमेरिका का मोस्ट वांटेड व्यक्ति हो गया है, एफबीआई का मोस्ट वांटेड व्यक्ति हो गया है, उसने वर्ल्ड वाइड ये सर्कुलेट कर दिया है कि अब जहाँ से भी पकड़ा जाएगा उसे इनाम देंगे उसे लोग। तो ऐसा भी कभी भी हुआ था क्या कि RAW को लेकर के, उसके जासूस को लेकर के कोई वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा नोटिस निकला हो और अरेस्ट करने की बात? देखिए, ऐसे तो यूएस बहुत से लोगों को फंसा चुका है। आप रविंदर सिंह का नाम लीजिएगा। रविंदर सिंह कौन था? एक रॉ का ऑफिसर था जो सीए के लिए काम करता था। वो जब पकड़ा गया तो यूएस ने उसको यहाँ से निकलवा लिया, यूएस उसको यहाँ से भगवा के ले गया, क्योंकि उसका गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। तो यूएस, जब आप देखिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो यूएस ने उस पर शोर मचा दिया, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन से उसने पैसे लिए थे। तो इसी तरीके से एक रतन सहगल का नाम भी आता है जो आईबी के ऑफिसर थे, उनको फंसा लिया गया, उनको पकड़े गए। वो कुछ डिप्लोमेट से उनका लिंक था, तो उसके यूएस ने उनको निकलवा लिया वहाँ पे, क्योंकि उसका गवर्नमेंट पे प्रेशर था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है प्रेशर में नहीं आ रही, और विकास यादव को हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मैं इसके ऊपर रॉ को भी एक्सक्यूज करूँगा, क्यों ऐसे लोगों को अपनी यहाँ पे लेके आया CIF से या CRPF से, और उससे रहा के जो लोग थे, ऑफिसर थे, वो नाराज हो गए क्योंकि उनकी सारी प्रमोशन रुक गई। देखिए, एक और बात होती है, जब आप रॉ में ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम 15-20 साल तक रगड़ना पड़ता है, रगड़े खाते हैं, उसके बाद आपको फॉरेन की पोस्टिंग मिलती है। और फॉरेन की पोस्टिंग आपको यूएस की नहीं मिलती। मैं जैसे ईरान चला गया था, ईरान के फिर मुझे कोई पोस्टिंग मिली, लेकिन ये आदमी को डायरेक्ट यूएस की वाशिंगटन की पोस्टिंग मिल गई, यानी कि नंबर 1 पोस्टिंग। और वो पोस्टिंग कैसे मिली? ये आदमी के कुछ ऐसे लिंक होंगे जहाँ, देखिए आजकल क्या होता है कि 3 टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको गुड रिपोर्ट मिलती है। गुड कौन होते हैं? जो काम अच्छा करते हैं, और उसके वेरी गुड कैटेगरी होती है। वेरी गुड कैटेगरी कौन सी होती है? जो ऑफिशियल काम भी करते हैं, थोड़ा सा पर्सनल काम भी करते हैं। एक होते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कौन होते हैं? जो घर में पोछा लगाते हैं, कुत्तों को बिस्कुट देते हैं। ये सब जगह चलता है, रॉ में भी चलता है। तो ये वो आदमी है जो चमचागिरी करते हैं, और वो आदमी जो आप डिप्लोमेट रह के किसी कंट्री के अंदर देखिए, वो उसके बाद वो वाशिंगटन की पोस्टिंग लेता है। क्यों ली? जरूर इसके अंदर राज होगा, और आप बहुत जल्दी आपको राज भी मिलेंगे कि आदमी काम करता। और जो आदमी उगराही करता वो पकड़ा गया, जैसे विकास यादव का नाम आ रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देशभक्त हो और वहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर दे, उल्टे काम करना शुरू कर दे, करप्शन करनी शुरू कर दे? ये किसी तरीके से सच नहीं है कि विकास यादव किसी भी तरीके से एक अच्छा आदमी नहीं था या एक ऑपरेटर नहीं था। ऑपरेटर जो होते हैं वो चुपचाप काम करते हैं। हमने भी बहुत सी जगह काम किया, हमने बहुत चीज़ें अचीव की हैं, लेकिन हम कभी एक्सपोज तो नहीं हुए। अंसारी, जब मैं तेहरान में था तो अंसारी ने कोशिश की हमें एक्सपोज करने की,
लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ से बच के निकल के आ गए, जी हाँ, क्योंकि वो तो- हमें अपने आप को पोस्ट करने की आदत नहीं है। कैसे जैसे अगर पुलिस अगर वाला, ईरान की कहानी आप कहें कि अंसारी साहब उसे वहाँ एम्बेसडर थे, क्या हुआ था वो घटना? नहीं बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे तो लोगों को उन्होंने एक्सपोज करना शुरू कर दिया था रॉ के, और मेरे को भी धमकी मिली थी कि तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, लेकिन मैं बच पुच के निकल गया। आप उन्हीं अंसारी की बात कर रहे हैं जो उपराष्ट्रपति जी हुए? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उस पर खैर चलो कभी फिर बात करेंगे, लेकिन बेसिक बात है कि आप कोई पुलिस वाले नहीं है। देखिए एक बार क्या था कि आरएन काओ जो रॉ के पहले चीफ थे, जी वो गए थे किसी लंदन के अंदर, लंदन में गए तो एक वहाँ से डेपुटेशन का आदमी आया हुआ था दिल्ली पुलिस से, वो उनको रिसीव करने गया, रिसीव करने आया तो उसने उनको सल्यूट मार दिया, तो काओ ने आके उसको स्टेट में वापस भेज दिया कि हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए, ये पुलिस मेंटेलिटी के आदमी नहीं चाहिए। रॉ का आदमी किसी को धमकी नहीं देता। जैसे मैं अगर मुझे बात करें कि मैं किसी को धमकी दे दूं, मैं तो किसी को आज कुछ कहा भी नहीं होगा, हाँ मुझे कुछ कहेगा तो मैं डील कर लूँगा अपने लेवल पे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रॉ में हूँ। पुलिस वालों को आदत होती है अपने आप को पोस्ट करने की, अपने आप पावर दिखाने की, और जब पुलिस वाला आदमी या कोई ऐसा आदमी ऑर्डिनरी आदमी रॉ में एंटर करता है तो उसको सोचता है मैं बहुत बड़ी पावर बन गया हूँ, लेकिन रॉ वाले उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। और इसलिए जो यादव है आपका विकास यादव, ये किसी भी तरीके से ना तो इंटेलिजेंस ऑफिसर था, ना इसने कोई अचीवमेंट दिखाई है। पन्नू को मारना था, अगर मारा था एक्सपोज हो गया तो किस तरीके से आदमी कैपेबल हो सकता है। ये आदमी धंधा करता था, आज भी धंधा करता है, यानी कि मैंने जैसे कहा इसके ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं और इसको वेरीफाई करे हमारी गवर्नमेंट कि किस तरीके से विकास यादव को यहाँ पे रॉ में रिक्रूट किया गया और कैसे ऐसे आदमी को डायरेक्ट पोस्टिंग मिल गई वाशिंगटन के अंदर। और सर फिर उस पहलू पे आते हैं, ऐसे कोई और एविडेंस है क्या कि एफबीआई ने किसी रॉ अफसर को या किसी ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ जो भारतीय हो उसके बारे में ऐसी धारणा बनाई हो दुनिया वाले और उसे हीरो के तरीके से पेश करने की कोशिश हो? आप जैसे कि इंटेलिजेंस अक्सर होता है कि डिसोन करने की बात, आपके इस वर्बेटम से लग रहा है कि एक मूड आ गया है या फिर इन फाइटिंग है आरएडब्ल्यू के अंदर, बाहर से लोग आने वालों के बीच में एक दर्द है, लेकिन जब वो विकास यादव वहां जाके फंसा है तो चारों तरफ से उसे डिसोन करने की बात हो रही है। देखिए डिसोन करने की बात नहीं है, विकास यादव का करैक्टर किसी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता अगर वो उगराही करने पे काम पे कर रहा है। कैसे आप उसको कह सकते हैं अच्छा आदमी है? आप ऑपरेशन करते हैं, बहुत से सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं। इंडिया ने बंगला पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश क्रिएट किया था, तो बहुत सेंसिटिव तरीके से कंप्लीट किया था, किसी को पता नहीं चला कि कैसे इंडिया प्लान कर रहा है, कैसे रॉ प्लान कर रहा है। और विकास यादव जैसा आदमी किसी भी तरीके से रॉ का एजेंट नहीं है, रॉ का आदमी नहीं है, डेपुटेशन पे आया था, इसकी मेंटेलिटी नहीं थी। देखिए अगर इंटेलिजेंस का आदमी किसी को धमकी देता है, मैं भी लंदन के अंदर वहाँ पे बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है सिखों के द्वारा, लेकिन हम चुपचाप काम करते हैं, अपनी कंट्री को सेव करते हैं बगैर सामने आए, यही इंटेलिजेंस के आदमी का नाम होता है। आपको पता है कि जो इजराइल ने इतने हमास के लोगों को मारा है, क्या इजराइल का कोई एजेंट सामने आया? किसी ने कहा कि मैंने काम किया? कोई एक्सपोज हुआ? कोई एक्सपोज नहीं हुआ। तो विकास यादव किसी भी तरीके से ना तो इंटेलिजेंस का आदमी था, और इसलिए उसको 311 आर्टिकल 311(2)(c) के अंदर डिसमिस कर दिया गया बगैर इंक्वायरी के, और उस आदमी को पेंशन भी नहीं मिलेगी। अब क्या सिचुएशन होगा जब वो लिस्ट निकला? क्या भारत आसानी से उसे सुपुर्द कर देगा विकास यादव को अमेरिका को? देखिए ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ वेट की जा रही है इलेक्शन की। नवंबर 5 को यूएस के अंदर इलेक्शन होंगे, और उस इलेक्शन के अंदर जो बाइडन हारेंगे और उसके बाद कमला हैरिस को यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा, और जब ट्रंप आएंगे तो सारी गेम पलट जाएगी। आप अमेरिका कहता है इंडिया हमारा दोस्त है हमारे, ठीक बात है, हमारे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के इलेक्शन के अंदर पीएम मोदी को हराने की बात थी, वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए। बांग्लादेश के अंदर जो हमारी शेख हसीना थी उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। तो इस यूएस किसी तरीके से, उससे क्या है नुकसान इंडिया को हुआ। हमारा पहले तो बॉर्डर रखता था पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का, जहाँ पे हमें सब आर्मी को पोस्ट करना पड़ता है। फिर हमारा 3348 किलोमीटर का बॉर्डर रखता है चाइना के साथ, जो डिस्टर्ब्ड है। फिर अब बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लग गया 4097 किलोमीटर का। तो यूएस ने एक चाल खेली है इंडिया को कमज़ोर करने की, क्योंकि देखिए पीएम मोदी को यूएस ने बुलाया था जून 2023 में अपने स्टेट विजिट पे, और बड़ी इज्जत दी थी। लेकिन जब पीएम मोदी गए वहाँ पे तो इन्होंने कहा आप नाटो ज्वाइन कर लो, पीएम मोदी ने मना कर दिया। फिर कहा आप नाटो प्लस ज्वाइन कर लो, पीएम मोदी ने मना कर दिया। तो यूएस इंडिया से नाराज़ हो गया। तो सितंबर 2023 से जब G20 समिट हुई तो आप कनाडा के थ्रू उनको अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों अटैक करना शुरू कर दिया? क्योंकि वो चाहता था इंडिया नाटो या नाटो प्लस ज्वाइन करे, सारे आर्म्स एम्युनिशन उनसे खरीदे और उनका गुलाम बन के रहे, जो हमें पसंद नहीं है, जो पीएम मोदी को पसंद नहीं है। इसलिए वो नाराज़ हो गया, और धीरे धीरे पहले निजेर का केस था, फिर पन्नू का केस उठा दिया। फिर पाकिस्तान से जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे तो पाकिस्तान से आर्मी पे कहा कि आप जाइए वहाँ पे मिलिटेंट अटैक करिए, तो जम्मू के अंदर उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना गवर्नमेंट तो उसको हटा दिया ताकि इंडिया और कमज़ोर हो। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हुए हरियाणा के अंदर और कश्मीर के अंदर, वो पीएम मोदी की जीत थी, तो यूएस भी बौखला गया। लेकिन ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक यूएस के अंदर इलेक्शन पूरे ना हो
और वहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाएगी। ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस टाइम पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट है टोटली अनपॉपुलर है और ट्रंप आने वाले, लेकिन उनकी एजेंसीज ट्रंप को हराने में लगी हैं और ट्रंप पे अटेम्प्ट भी की। वो की सीआईए ने क्या इंडिया के अंदर क्या कुछ नहीं किया, हमारे साइंटिस्टों को मारा। ये जो एलाबोरेशन है, हम लोग यूएस तक पहुंचे हैं, ये एलाबोरेशन कनाडा को लेके है। कनाडा में हाल के पिछले 2 साल में तकरीबन 26 जो खालिस्तान प्रमोटर्स थे वो किसी न किसी तरीके से आपसी लड़ाई से किसी भी ढंग से गुजरे हैं। उसके बाद वो जस्टिन ट्रूडो एक नाराज़गी भरे अंदाज में सारे मसले को उछालते हैं कि भारत इन सब में है, और वहाँ से एस्केलेट करता हुआ अमेरिका पहुँचा है। इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर्टिव होने लगी है? अब तक जो वो I5 कंट्रीज़ कहते हैं वहाँ बेस बना करके अपने यहाँ अलगाववादियों को शरण देने की बात थी, तो क्या वास्तव में भारत एक बहुत मजबूत ताकत के तौर पे उभर रहा है और अलग अलग जगहों पे जो भारत को खंडित करने की कोशिश में हो, नक्सलवाद के नाम पर हो या फिर कश्मीरियत के नाम पे हो या फिर खालिस्तानी फोर्स हो, इन सबको अलग अलग जगहों प्रश्रय दे रखा है लोगों ने, तो क्या उन सबको असर्टिव करना हम शुरू किए हैं, इसलिए दुनिया की बड़ी ताकत हमसे नाराज दिखा रही है, आंखें दिखा रही है? बेसिकली वो इंडिया को मजबूत नहीं देखना चाहता, इसी एजेंडा को टारगेट कर रहा है। अगर यहाँ राहुल गांधी जैसा आदमी होगा तो उनके सामने झुक जाएगा, को जो लेने ले जाओ। राहुल गांधी तो चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। राहुल गांधी जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, उनके साथ जाके मुलाकात करता है। राहुल गांधी तो जो आपके ट्रूडो उससे मुलाकात कर चुके हैं। कोई देश के भले की बात नहीं करते। जब यहाँ पे बॉर्डर पे फेस ऑफ स्टार्ट हुआ था जून 2020 में, तो राहुल गांधी उस टाइम पे चाइनीज़ एम्बेसी चले गए थे। जब डोकलाम हुआ था तब भी चाइनीज़ एम्बेसी चले गए थे। फिर चाइना की गोदी में बैठ करके चले गए, नेपाल गए थे, वहाँ से चाइना चले गए मंदिर के दर्शन करने, मंदिर के अंदर नहीं घुसे, बाहर से दर्शन करने। तो ये जो देश के अंदर ताकतें बैठी हैं देश को तोड़ने की। और फिर जब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने थे तो जितने भी सीआईए के एक्टिव थे लोग थे वो एक्टिव हो गए थे। साउथ में इनकी जो कॉन्सुलेट है वो सीआईए के एजेंट है, सीआईए की हेड है, उसने वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर से मिलना शुरू कर दिया। और जो सीआईए के जो गरसेटी है वो चले गए कश्मीर के अंदर अब्दुल्ला से मिलने के, और साथ में कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिले। फिर राहुल गांधी चले गए यूएस के अंदर। क्या करने गए थे? यूएस के अंदर 4 दिन के विजिट पे गए, जबकि यहाँ पे इलेक्शन थे तब चले गए, क्योंकि उस टाइम पे उनका एक पर्पस था, उनको ले जाया गया सीआईए के हेडक्वार्टर पे। और साथ में एसएफएस एक जगह है जहाँ पे इनके यूनिट है, जहाँ पे इस्लामिस्ट हैं, ताकि इंडिया के अंदर दंगे कराए जाए। आप देख रहे हैं जो हमारे पत्थर फेंके जा रहे हैं इसके पीछे कौन है? आईएसआई है, लेकिन साथ में फॉरेन की पावर से सीआईए भी पीछे लगी हुई है। अगर आपके मणिपुर के अंदर देखें तो कौन है उसके पीछे? सीआईए लगी हुई है। तो सीआईए इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगी है। और आज ताइवान के ऊपर चाइना पूरी तरह से घेर चुका और इस यूएस सिस्टम पे परेशान है, इंडिया की उसको ज़रूरत है। तो क्या इंडिया इनको मौके पे सपोर्ट करेगी? क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये इंडिया को ख़त्म करने के चक्कर में, नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, लेकिन मोदी खड़े हुए हैं। एस जयशंकर इस टाइम पे पाकिस्तान चले गए। लोग इंडिया के लीडर को पहचानते हैं। पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड के अंदर 75% है और ट्रूडो की पॉपुलैरिटी 25%। 1% लोग चाहते हैं ट्रूडो के अंदर कि ट्रूडो कनाडा के अंदर पावर में आए, लेकिन ट्रूडो वहाँ पे खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब 1985 को एक प्लेन को बॉम्ब किया गया था कनिष्का को, तो उस टाइम पे ट्रूडो के फादर पावर में थे। 7 बार इनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि प्लेन को उड़ा जा सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। और प्लेन के अंदर एक सूटकेस चला गया, लेकिन जिसका सूटकेस था वो तो चढ़ा नहीं प्लेन के अंदर। कहते हैं हमारी एक्सरे की मशीन ख़राब हो गई। तो ये किसी आदमी की जान करवा सकते हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री को मारा तो किसने मारा? सीआईए के जो नंबर 2 थे उन्होंने कहा कि हमने उसको मारा क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर बनाना चाहता था। इंदिरा गांधी के मारने के पीछे भी सीआईए का हाथ था। हमारे जो साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े जिनको मारा गया उसके पीछे भी सीआईए का हाथ था। पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया गया। ये आप एक RAW के अधिकारी, फील्ड अधिकारी के तौर पर आप तथ्यों के जरिए बोल रहे होंगे ये सारी बातें? बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हैं इसके ऊपर। देखिए बेसिकली क्या है, आज आप हमें अपना दोस्त कहते हो, लेकिन उसके दोस्त के पीठ के पीछे छुरी घूमते हो। क्या अचीव करना चाहते हो? क्या पर्पस है कि इंडिया कमज़ोर हो, इंडिया डिस्टेबलाइज हो? देखिए यूक्रेन वॉर के अंदर क्या यूएस का रोल है। वो बहुत सा पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को। पुराने जितना सामान था निकाल दिया, लेकिन फ्री में कुछ नहीं दिया। वो जो पैसा है, जो सामान दिया है, उसको पैसा निकालेंगे। और यूक्रेन के अंदर वीट का कंट्रोल है। वो सारी की सारी वीट लेगा अगले 100 साल तक। पहले पेट्रो डॉलर चलता था। ईरान के अंदर जो शाह था उसको किसने गिराया? अमेरिका ने। क्यों? वो पेट्रोल पे कब्जा करना चाहते थे। वहाँ पे खुमैनी को ले आए पेरिस से और वहाँ पे बिठा दिया। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर ले आए मोहम्मद यूनिस को, ताकि और उनको बिठा दिया। क्या पर्पस था? क्योंकि ये एक गेम खेलते हैं और इंडिया पे इसलिए इनका ध्यान है कि इंडिया सबसे ज़्यादा आर्म्स परचेज़ करता है। इंडिया रशिया से आर्म परचेज़ करता है, उसको उठाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद इंडिया के जो अजीत डोभाल फ्रांस चले गए, बहुत सी डील्स करके आए। लेकिन अमेरिका से हम लिमिटेड डील कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है।
लेकिन अगर ट्रंप आ जाते हैं पावर में तो सारी की सारी वर्ल्ड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, ईरान और इसराइल की वार की तैयारी हो रही है, चाइना कब्जा करने के चक्कर में ताइवान पे, और ये इंडिया पे लगे हुए हैं इंडिया को नुकसान पहुंचाने में। लेकिन आज इस घटना को कैसे देखते हैं? थोड़ा सा कनाडा का जो सिचुएशन है, जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है कि उन्होंने हमारे राजदूत को वहाँ से निकाल दिया, 6 लोगों को निकाल दिया, हमने इंस्टेंट रिएक्शन बगैर माफीनामा बगैर कुछ किए हुए एक असर्टिवनेस दिखाते हुए कि हम भी कमजोर नहीं हैं, आपने भी निकाल दिया। देखिए तो इस सिचुएशन और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं RIW है, जासूस हैं, और उनके यहाँ से बहुत दिनों से जो अलगाववादी पल बढ़ रहे हैं उन पे आप यहाँ से दूर से जाके वहाँ अटैक कर रहे हैं या उसको सबक दे रहे हैं, तो इनसे वो खलबली मची पड़ी। जब यहाँ पे एक खालिस्तानी को मारा गया था तो हमने इनसे डिटेल मांगी थी कि बिश्नोई के कुछ लोग हैं वहाँ पे, उनकी डिटेल दे, तो आज तक तो दी नहीं। ये तो कहते हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है। 5i का नाम ले लेते हैं। 5i क्या होती है? सुनी बातें, मतलब किसी का फ़ोन टेप कर लिया, वहाँ से कोई खबर आ गई तो आपने कह लिया एविडेंस है। ये एविडेंस तो है नहीं। आप अब भी कहते हैं, इनका ट्रूडो कहता है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। उनके अपोजिशन के लीडर ने कह दिया इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। इवन जो न्यूजीलैंड का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया था इंडिया के अंदर, उसने कहा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन US प्रेशर पे लगा हुआ, मतलब जिस चीज़ का आप जवाब नहीं दे सकते उस पर लगे हुए हैं। और आपके यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया को धमकी देते हैं, वहाँ पे जाके इंदिरा गांधी पे गोली मारते हैं। जो निज्जर मारा गया वो यहाँ पे गन्स लेके घूमता था, ओपन उसके वीडियोज़ हैं, गोलियाँ चला रहा था। और जितने भी खालिस्तानी क्या करना चाहते, कहते हैं हमारी वन इंडिया पॉलिसी है, चेंज हो गए। लेकिन वन इंडिया पॉलिसी तो क्यों आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हो? खालिस्तान को आज से सपोर्ट नहीं कर रहे, सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रूडो इस टाइम पे इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रूडो की गवर्नमेंट जा रही है। ट्रूडो 2018 में इंडिया के अंदर आए थे और यहाँ पे आकर के PM मोदी उनको रिसीव करने नहीं गए। नॉर्मली वो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ट्रूडो आए तो ट्रूडो एक डिनर कर होस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे खालिस्तानी को बुला लिया तो PM मोदी ने बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद ये गए यूपी के अंदर, तो उस टाइम पे योगी जो चीफ मिनिस्टर उनको जाना चाहिए था, क्योंकि जा रहे थे आपका ताजमहल देखने, योगी वहाँ नहीं गए। जब ये आपके गुजरात गए अहमदाबाद में, तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, तो इनको बड़ा सिग्नल दे दिया था ट्रूडो को। लेकिन ट्रूडो को इसलिए प्रॉब्लम है कि ट्रूडो एक डेवलप कंट्री थी, आज जो नीचे आ रही है और इंडिया ऊपर चढ़ रहा है। देखिए, जब आप प्रोग्रेस करते हैं, आप पावरफुल बनते हैं, तो लोग उतने ही आपके दुश्मन बनते हैं। और दुश्मनी आपसे कौन कर रहा है? एक पावरफुल कंट्री US जैसी। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। US के अंदर जो बाइडेन जिस दिन हारेंगे सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वापस चली जाएगी और पाकिस्तान भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा। आज भीख मांग रहा है पाकिस्तान के वैसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया से दोस्ती कर लो, अगर तुम्हें बचना, नहीं तो आप कटोरा लेके घूमते रहोगे। मालदीव हमें आंखें दिखा रहा था, अपनी अकल दिखा दी, आ गया औकात पे। देखिए, ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, बेसलेस एलिगेशन है, कोई इसके अंदर ना प्रूफ है ना इनके पास कोई नॉलेज है, सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं क्योंकि ये गुंडे हैं। यहाँ के 2 कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड को डिस्टर्ब करती हैं। एक चाइना आपको लोन देता है और लोन देके आपकी जगह पे कब्जा कर लेता है, और दूसरा अमेरिका आपको कहता है कि हमसे ले लो, हमें आइलैंड दे दो, नहीं दोगे तो हम आपकी गवर्नमेंट को हटा देंगे। ये गुंडागर्दी इस टाइप की करता है। तो दोनों कंट्री का एक सेम काम है, दोनों गुंडे हैं किसी तरीके से, और कोई भी इंडिया की ना फेवर करता है ना इंडिया को इनकी ज़रूरत है। इंडिया अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। इंडिया के पास चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। बॉर्डर पे हम 4 साल से बॉर्डर पे खड़े हैं, 5वां साल स्टार्ट हो गया, और सी में हम ज़रूर कमज़ोर थे। लेकिन इंडिया $1 बिलियन की 25 सबमरीन बना रहा है। फ्रांस के अंदर अजीत डोवाल गए थे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए, प्लेन्स हम उनसे ले रहे हैं, तेजस यहाँ पे बन रहे हैं, और इंडिया अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है। ना हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, ना हम देखते हैं रशिया की तरफ। हम अपने दम पे खड़े हो रहे हैं, और इससे बहुत कोई दिक्कत होती है तो होती रहे, लेकिन हम मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। लेकिन इंडिया कोई बांग्लादेश नहीं जहाँ पे US अपनी चाल चला के इंडिया की गवर्नमेंट को गिरा दे या मोदी को गिरा दे। मोदी ताकतवर है, पावरफुल है, और हिंदू आज जाग रहे हैं और हिंदू उनके पीछे खड़े हैं। RSS इनको धोखा दे रही थी, लेकिन RSS फिर इनके साथ आ गई है, और मुझे लगता है कि आज हम सेफ हैंड्स में हैं और हम और ज़्यादा पावरफुल होंगे फ्यूचर के अंदर। US जितनी मर्जी कोशिश कर ले। आप जितना धारा प्रवाह, वेल ट्रेंड जो फील्ड अफसर होता है RIW का, जिस धारा प्रवाह से बोल रहे हैं, मुझे लगता है दर्शक भी पूरी मुदित होकर के इस पूरी डिप्लोमेसी को समझ रहे होंगे कि कहाँ से दरअसल दुश्मनों के निशाने पर हमें और किन वजहों से। अब जो हम इस चरण में आए हैं कि सर इससे पहले, अब उस एजेंडे का नाम अलगाववादी ही बोलते हैं। अब अलगाववादी अलग अलग ब्रिटेन में थे, वहाँ से कोई राष्ट्रपति बनता था, कोई अमेरिका में बैठे प्रधानमंत्री बन जाता था और पूरा मूवमेंट चलाता था, और ड्रग्स की खेपें पंजाब में लाता था और उड़ता पंजाब होता था। ये सब जब मिले हुए थे तो बहुत सालों तक भारत मौन रहा था,
और अब जब कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान में, लगभग उसके समर्थकों ने, अलगाववादी समर्थक की बड़ी संख्या में सफाई हो चुकी है, कनाडा में सफाई हो रही है, पन्नू वहाँ बैठा हुआ है, उसे भी वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये लग रहा है कि उसका जो प्लान है, प्रोलॉन्ग प्लान, जो मिशनरीज का प्लान होता है, जो मणिपुर में आपने कहा अलग अलग, तो उन सब पर, उस कोर पर कहीं ना कहीं मौजूदा गवर्नमेंट अटैक कर रही है, उसकी पूंछ को दबा रही है, तो ये तिलमिलाहट है। बिल्कुल, देखिए यूपी के अंदर लॉ पास हो गया, एंटी कन्वर्शन लॉ, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरीके से आपके बाकी जगह काम हो रहा है। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि जो बांग्लादेशी मार्च 1971 के बाद एंटर किए हैं, इलीगल हैं, तो उनको निकालने का काम होगा। बांग्लादेश इस टाइम पे इंडिया से रिक्वेस्ट करेगा कि खलीदा जो शेख हसीना उसको वापस कर दो। इंडिया कहेगा पहले अपने 3 करोड़ लोग तो ले लो। तो हम हर एक चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मोदी ऐसे आदमी हैं जो 4 घंटे सोते हैं, बाकी जगह देश का सोचते हैं, देश का काम करते हैं, और इसी से देश बढ़ रहा है। जलन इनको ये है कि देश क्यों आगे बढ़ रहा है, इंडिया क्यों आगे बढ़ रहा है। और कनाडा को इसलिए प्रॉब्लम है कि कनाडा इंडिया से बहुत डेवलप कंट्री थी, 60 के दशक में इंडिया को वीट भेजा करता था, लेकिन आज हमारे आगे आँख फैला के, हाथ फैला के बैठा है। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, इंडिया ने मना कर दिया। क्वाड में ज्वाइन कर लो, इंडिया ने मना कर दिया। क्योंकि इंडिया की पोजीशन है, इंडिया पावरफुल है, इंडिया इनकी तरफ नहीं देख रहा। इंडिया अपने दम पे खड़ा है चाइना के सामने, और सी के अंदर भी इंडिया चाइना का मुकाबला कर रहा है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जिसके अंदर इंडिया के सी के अंदर इंडिया के अंदर बेसिस बना रहा था इंडिया घेरने की, और इंडिया ने उसको काउंटर कर दिया स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से। और दूसरी तरफ मालदीव के अंदर चाइना घुस गया था, हमने बड़े ठहरेपन से मालदीव को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि वहाँ पे हमें खतरा था कि अगर चाइना बेस बनाता तो हमारे बैक यार्ड पे चाइना के बेस होती हमें घेरने के लिए, और हम अपने स्ट्रेंथ पे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। यही आज हमारी पॉलिसी है। अगर हम दूसरे की तरफ देखते रहेंगे कि वो आएगा हमें हेल्प करने, तो देखते रह जाएंगे। आज हम अपने पैर पे खड़े हैं, अपनी हिम्मत से खड़े हैं, और मैं कहूँ भगवान पीएम मोदी को पावर दे, ताकत दे, ताकि पीएम मोदी इस देश को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जलता है तो जलता रहे, कोई डरता है तो डरता रहे, किसी को इंडिया से प्रॉब्लम है तो होती रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे, और जिसको इससे प्रॉब्लम है, जो कन्वर्शन करना चाहता है उसको भी प्रॉब्लम तो होती रहे। हम अपना काम कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। आपने जिस ढंग से बताया, अब दर्शक कहेंगे कहाँ से आलोक आपने शुरू किया था और वहाँ तक पहुँचे नहीं, अब क्या होगा? ये जो FBI का जो मोस्ट वांटेड व्यक्ति है विकास यादव, उसके साथ अमेरिका क्या कुछ कर सकता है? देखिए, पहली बात तो इन्होंने कह दिया कि हमारा आदमी नहीं है, उसको डिसमिस कर दिया है, और अभी जेल में गया हुआ। इसके ऊपर और भी कुछ केसेस पेंडिंग है, तो जेल में जाएगा। वैसे तो जो 26/11 के लोग हैं, बहुत से बैठे यूएस के अंदर, तो यूएस ने हमें अभी तक नहीं भेजे। पाकिस्तान के अंदर मोस्ट वांटेड लोग बैठे हैं, तो पाकिस्तान ने हमको नहीं भेजे। कनाडा के अंदर हम कह रहे हैं निज्जर को भेज दो, पुन्नू को भेज दो, या यूएस को कह रहे हैं, वो तो नहीं हमको भेज रहे, तो हम उसके कहने पे तो काम नहीं करेंगे। अब हमारा नेशनल है, यूएस अपने नेशनल की प्रोटेक्शन करता तो हम भी करेंगे, चाहे करप्ट हो जाए जो भी हो। तो हम अपना स्टैंड ले रहे हैं, और मोदी सोच समझ के काम करते हैं। कोई ये नहीं है कि डर के काम करेंगे। जैसे मोदी ने कहा था, आँख पिलाऊंगा, छोटा हो चाहे बड़ा, और आँख पिला के बात करूंगा, उसी तरीके से चाहे यूएस हो, चाहे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हो, पीएम मोदी उसी तरीके से डील करते हैं। और ट्रूडो जैसा आदमी कुछ दिन का मेहमान है, और में रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन वाले वैसे ही शोर मचा चुके हैं। 20 उनके MP उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और वहाँ पे चाइना ने भी कह दिए। लेकिन उनका बयान चाइना के खिलाफ भी आया, लेकिन ये 5 करके छोटी छोटी स्टेटमेंट दे देते हैं। लोग कहते हैं यूरोप इंडिया के खिलाफ है, यूरोप इंडिया के खिलाफ नहीं है। ना फ्रांस इनके साथ रहेगा, ना इनके साथ रहेगा जर्मनी, क्योंकि हमारी उनके साथ डिफेंस की डील्स हैं, और उनको अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करना है डिफेंस डील्स करके, जो इंडिया दे सकता है। और हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारी गर्दन खड़ी है आज भी, तो खड़ी रहेगी। 71 का जो वार हुआ था, उसने हमें पाकिस्तान के टुकड़े किए, लेकिन हराया किसको? हराया हमने अमेरिका को, CIA को हराया। उस टाइम RN काउरा के चीफ थे, लेकिन वहाँ इंदिरा गांधी थी, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। और आज यहाँ पे मोदी हैं, साथ में अजीत डोभाल है, तो जोड़ी यहाँ भी खड़ी हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी साथ में खड़े हुए हैं। तो हम अपनी गेम खेल रहे हैं, अमेरिका को अपनी गेम खेलने दो। ये हम कोई उनके गुलाम तो है नहीं कि तुमको ये आदमी दे दो हम दे देंगे। रतन सहगल को हमें दे दो, जिसके खिलाफ चार्जेस लगे थे। रविंदर सिंह तो बेचारा मर गया, गुजर गए। लेकिन ये जब हम इस आखिरी चरण में आए हैं, आखिरी पड़ाव पे आए हैं, तो अब बार बार लोगों के अंदर एक RAW का व्यक्ति बैठा हुआ है, और 71 वार में बड़ी मुश्किल से, और शेख हसीना 15 साल तक वहाँ शासन करती रही। ये अचानक क्या हुआ बांग्लादेश में कि अनथ्रोन हो गया? क्या ऐसी साजिश भारत के खिलाफ भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है? देखिए, खिलाफ तो साजिश तो चल रही है, लेकिन क्या उसमें सक्सेसफुल हो गए? सक्सेसफुल होंगे, पार्शियली सक्सेसफुल है, क्योंकि जो 2024 का इलेक्शन था, वहाँ पे पीएम मोदी उस पावर से नहीं जीते, लेकिन पीएम मोदी फिर रिकवर करके
पीएम मोदी ने बड़े डिफिकल्ट टाइम देखे हैं इस गुजरात के चीफ मिनिस्टर, और पीएम मोदी इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, डील कर रहे हैं, क्योंकि बहादुर आदमी के साथ दुनिया खड़ी होती है, कावड़ के साथ कोई नहीं खड़ा ठीक होता। है, मोदी तो शायद। मैं दूसरी बात कर, बांग्लादेश में कैसे एंट्री हो गई देखिए, अचानक? बांग्लादेश के अंदर बहुत से दिन से कोशिश कर रहा था यूएस, इंडिया ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि हमारा दोस्त है, इनको रहने दो, हम यहाँ पे चाइना को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे और उनका टारगेट चेंज हो गया बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। तैयारी तो बहुत साल से थी। जब यहाँ पे केस हुआ तो मैं किसी टीवी चैनल में था, उसने कहा जी यहाँ पे तो पाकिस्तान की आईएसआई का रोल है। मैंने कहा पाकिस्तान की आईएसआई कुछ दंगे करा सकती है, यहाँ पे लोगों को मरवा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कहीं पे कू करा दे। कू कराने के पीछे जो कंट्री है वो है यूएसए। यूएस ने कू करा दिया क्योंकि वो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और उनको शेख हसीना से इसलिए प्रॉब्लम थी कि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, और शेख मुजीबुर रहमान की वजह से 71 के वार में पाकिस्तान की हार हुई थी, और उसमें जो वार में हार हुई थी पाकिस्तान की, रियल हार थी अमेरिका की, CIA की, इसलिए उनको इनसे भी नफरत है, होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सूद साहब, आपने जिस पेशबंदी के साथ सारी बातें कही और सुलझाने की कोशिश की इस अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को, और अपने इलाके में जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबको बयां करने की कोशिश की, इन सब से मुझे लगता है कि दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं इस वादे के साथ